जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस हिंदी नोट्स में। दोस्तों, आज हम संधि एवं संधि विच्छेद के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि संधि एक हिंदी भाषा का एक ऐसा पार्ट है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह बहुत अहम भूमिका निभाता है। और इसमें छात्र जो है वो असमंजस की स्थिति में रहता है, क्योंकि संधि को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आज हम आपको सरल विधि बताएंगे कि किस तरीके से संधि को पहचाना जाता है और कौन सी संधि की शॉर्ट परिभाषा कौन सी है। सरल विधि के माध्यम से और पूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, तीनों संधियों के हम पूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन धैर्य और धीरज ही आपकी सफलता की एक पूंजी है, इसलिए धीरज बनाए रखें। कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती है, परिश्रम करने से ही सफलता हासिल होती है। तो ध्यान एकाग्र करके इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और वीडियो को कमेंट अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संधि एवं संधि विच्छेद दोनों अलग अलग चीजें। संधि का मतलब जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। और संधि की परिभाषा क्या है? शॉर्ट परिभाषा की दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इससे नीचे कुछ नहीं है। और जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब जाकर के शब्द बनता है और उसी को संधि कहते हैं। इधर लिखा गया परिभाषा में, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्ण क्या है? दो वर्ण है, स्वर वर्ण भी हो सकते हैं और व्यंजन वर्ण भी। इन दोनों वर्ण जब आपस में मिलते हैं तभी जो है ये कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ नाम उसका बनता है, कुछ अर्थ निकलता है, अन्यथा वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उससे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और जब दो मिल जाते हैं तब जाकर के संधि का रूप लेता है। संधि में दो शब्द, दो पद एक दूसरे से जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण को मिलाकर के विकार उत्पन्न होता है। पहला वर्ण कौन सा होगा? प्लस से पहले माना हमने लिखा विद्या धन आलय, यह हमने लिखा। तो पहला वर्ण और आखिरी वर्ण, आखिरी वर्ण तो ये हो जाएगा जैसे विद्या, ध्यान में जो आ है ये आखिरी है और ये वाला भी आखिरी है। आपको प्लस से पहले और प्लस के बाद ही ध्यान देना है, इससे इधर कितना भी शब्द हो इससे इधर ये मायने नहीं रखता है, हमें मायने रखता है केवल क्योंकि संधि दो वर्णों के मेल को है। कई बार हम देखते पूरा विद्या और आलय को जोड़ना, ऐसा नहीं, वो तो शब्द बने हुए है, लेकिन प्लस से पहले और आखिरी वर्ण को हमने जोड़ना है, उसी से मिलकर के संधि बनती है। सरल भाषा में आपको हम बताएंगे। संधि को समझकर वर्णों को पृथक करना जिसे मूल रूप में आ जाए संधि विच्छेद कहते हैं। तो चले इसके प्रकारों की बात कर दें। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है और इतना ध्यान रखना कि हिंदी हो या संस्कृत हो, दोनों जगह तीन ही प्रकार के होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहले कहते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और संस्कृत की बात करें तो स्वर संधि को संस्कृत में ही स्वर संधि कहा जाता और हिंदी में इसको अच्छ संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि इसको हिंदी में हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि दोनों विसर्ग संधि कहा जाता है। अब बात करें कि स्वर संधि है क्या, जैसे इतना तो हमने समझ लिया कि स्वर संधि का मतलब है कि स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, स्वर ही वर्ण उसमें होंगे। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं और संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में 13 होते हैं, क्योंकि री बड़ी भी होती है और लिरी भी कहा जाता है। ये दो वर्ण ऐसा होते हैं, इसलिए संस्कृत में 13 हो गए, हिंदी में 11 स्वर होते हैं।
और व्यंजन की बात करें तो दोनों में 33 व्यंजन होते हैं। इन दोनों चीजों को मिलाकर के संधि का रूप लेता है। अब स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के 5 मुख्य भेद होते हैं। 5 कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज्य संधि, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार क्या आता है कि परीक्षा में सवाल आता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो हम इन्हीं को भेद मानने लगते हैं। किनको? हम इन्हीं को समझते हैं कि ये संधि के भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज्य संधि। नहीं, ये संधि के भेद नहीं है, बल्कि ये तो स्वर संधि के भेद है। संधि के तो 3 ही भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यानी अच, हल और विसर्ग संधि। लेकिन ये जो भेद हैं ये स्वर संधि के हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज्य संधि। अगर आपको ये 5 संधियां समझ में आ गई तो समझो आपका संधि वाला भाग मजबूत हो गया, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये स्वर संधि ही पूछी जाती है। क्योंकि व्यंजन संधि जो है वो थोड़ा घुमावदार है, इसीलिए उसको परीक्षा में भी थोड़ा कम ही पूछा जाता है। और विसर्ग संधि भी स्वर संधि के समान ही सरल है, जो पूछा जाता है। तो आज हम इस स्वर संधि को विशेषकर मजबूत करने वाले हैं। आज के बाद आपको संधि पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्वर संधि की बात करें तो 2 स्वरों को मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, जो परिवर्तन हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब, स्वर संधि का मतलब है कि प्लस से पहले भी स्वर होना चाहिए, स्वर वर्ण, वो छोटा आ हो, ई हो, ऊ हो, और प्लस के बाद भी स्वर वर्ण ही होना चाहिए, व्यंजन वर्ण नहीं आना चाहिए। अर्थात प्लस से पहले स्वर और बाद में भी स्वर ही होना चाहिए, तभी जाकर के वो स्वर संधि बनती है। और प्लस से पहले अगर व्यंजन वर्ण आ गए तो समझो वो व्यंजन संधि है। और प्लस से पहले अगर विसर्ग आ रहे हैं, इस प्लस से पहले अगर माना ये आ गया, सा आ गया, तो ये पता हमें कि व्यंजन वर्ण है, तो इतना समझ लिया कि व्यंजन संधि है। और आ गया, प्लस से पहले आ आया, तो हमने ये समझ लिया कि ये स्वर संधि है। अब स्वर संधि की कौन सा भेद है वो जानना जरूरी है। और अगर हमने ये देख लिया कि प्लस से पहले, अगर हमने देख लिया कि प्लस से पहले जो है वो विसर्ग आ रहा है, जैसे प्रातः लिखा हुआ है, प्रातः लिखा हुआ विसर्ग आ रहा, तो हमने ये मान लिया कि विसर्ग संधि है। तो इसी प्रकार से संधि बहुत सरल है, केवल इसको पहचानने की आवश्यकता है। 2 स्वर आपस में मिलकर के एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं। आपस में जुड़े शब्दों से एक तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति करते हैं। स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। ये भी 5 प्रकार के बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज्य संधि। तो इन 5 में सबसे प्रथम आती है दीर्घ संधि। और दीर्घ का मतलब सामान्य अर्थ है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा। तो आपको बड़ा करना है, बड़ा शब्द बनाना है। अब दीर्घ संधि की संस्कृत में एक सूत्र आता है, अकः सवर्णे दीर्घः। अक से परे सवर्ण यानी समान स्वर आगे रहे, यानी प्लस के बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। प्लस से पहले और आखिरी वर्ण को संधि होती है, इसलिए प्लस से पहले अक हो और बाद में अच हो। अक का मतलब अक प्रत्याहार आता है, आ, ई, उ, री, लिरी, ये 5 वर्ण अक हो गए। अक से परे यानी पर का मतलब आगे स्वर रहे, कौन सा? समान स्वर रहे, तो उसको दीर्घ होता है। जैसे यहां भी समझा गया है कि ये प्लस से पहले होनी चाहिए, ये प्लस से पहले होनी चाहिए। आ मिलकर दीर्घ बनता है, परिवर्तित तथा ऐसी संधि को दीर्घ संधि कहा जाता है। यदि आ, ई, उ, री ये प्लस से पहले आते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये स्वर संधि, दीर्घ संधि है। छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ा ई, उ या बड़ा उ, री ये अगर आते हैं तो समझो दीर्घ संधि है। अब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे यहां बताया गया है,
अन्न धन अभाव। तो ये अन्न, अन्न में जो कि मैंने कहा था कि प्लस से पहले और बाद, यहां भी दे रखा है समझाने के लिए, यहां भी दे रखा है प्लस से पहले ना में आ है, जब तक कि आ हलंत ना हो जाए तब तक इसमें स्वर है, क्योंकि स्वरों की सहायता से ही व्यंजन वर्ण चलते हैं। तो ना में आ है और आगे भी आ है। परिभाषा भी दी थी कि अकस वर्ण दीर्घा, अक से परे समान स्वर वर्ण आगे रहता है तो उसको दीर्घ होता है। तो यहां भी आ गया, जैसे ही समझा रखा है, प्लस से पहले आ है और बाद में भी आ है, यानी इसको दीर्घ यानी बड़ा आ हो जाएगा और नया शब्द बनेगा अन्नाभाव। अन्न का अभाव जहां होता है वो अन्नाभाव हो गया। अभाव का मतलब होता है प्राप्त न हो पाना। अब दूसरे उदाहरण की बात करें, देवधन आलय, देव में भी ये स्थिति है, आखिरी वर्ण देव का वा में आ है और पहला वर्ण बड़ा आ है, इसको भी दीर्घ हो जाएगा, देवालय बन जाएगा, यानी देवताओं का स्थान। बात करें पहचानने की सरल विधि क्या है कि प्लस से पहले आ होना चाहिए और बाद में भी समान स्वर होना चाहिए, इसको दिमाग में रखना। प्लस से पहले जो स्वर है, माना ई है तो आगे भी ई होगा, प्लस के ई आगे ई, तो वो दीर्घ संधि कहलाएगी। और दीर्घ का मतलब वो बड़ा ही करना है। प्लस से पहले बड़ी ई हो, ये बड़ा स्वर हो, आगे भी बड़ा स्वर हो तो उसको भी दीर्घ करना है। और प्लस से पहले छोटा स्वर हो, छोटा आ हो, ई हो, ऊ हो, आगे भी छोटा आ हो, ई हो, ऊ हो, तो उसको दीर्घ ही करना, यानी बड़ा स्वर बनाना है। तो ये सामान्य विधि है, इसकी ज्यादा टफ नहीं है, केवल समझने की दिक्कत है। उसी प्रकार से विद्याधनार्थी, यहां देखो, यहां बड़ा आ प्लस से पहले है, बाद में छोटा आ है, इसको आवरा को दीर्घ होगा विद्यार्थी। चले इसको भी देखते हैं, विद्याधन आलय, यहां दोनों बड़े स्वर आ गए, प्लस से पहले बड़ा स्वर है, इसके बाद भी बड़ा स्वर है। कई बार छात्र असमंजस में रहता है, ये तो पहले ही बड़ा है तो इसको क्या बड़ा करना, लेकिन संधि का नियम है कि बड़ा हो छोटा उसको दीर्घ ही होगा। दोनों आ को क्या है, वो दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ा आ बन जाएगा और विद्यालय बन जाएगा। उसी प्रकार से ई का भी बता रखा है, रविधन इंद्रा, रविंद्रा बन जाएगा। हरिधन ईसा, यहां भी प्लस से पहले छोटी ई है, बाद में बड़ी ई है, ऊपर वाले में दोनों छोटी ई है, आगे इसको दीर्घ हो जाएगा। कहने का मतलब है छोटी हो बड़ी हो, आ ई उ री, ये जहां आ जाते प्लस से पहले समझो वो दीर्घ संधि है, और आगे समान स्वर रहे तो दीर्घ संधि होगी, उसमें कोई अन्य संधि अपना रोल नहीं अदा करेगी। अब बात करें, चलिए कुछ और उदाहरण भी, रजनी धनीसा, रजनीसा, भानुधन उदय, भानुदय, स्वयंभू धनुदय, स्वयंभू उदय, पितृधन ऋणम। हाँ, इसको जान लेते हैं। अब ये पितृधन ऋणम, अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या दीर्घ होगा, तो यहां प्लस से पहले जो है री है और बाद में भी री है, यहां भी समझाया गया है, इसलिए हमने आपके लिए ये इंपॉर्टेंट विषय लाया है। और ये पीडीएफ भी इसी तरीके से आपके लिए ढूंढ के लाई है ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। प्लस से पहले भी री है, ता में री है, इसको रा नहीं पढ़ना है, ये री होता है। रा तीन प्रकार के होते हैं, रा के तीन रूप होते हैं, एक तो जो शब्द के ऊपर रखता है, एक जो शब्द जैसे माना प्रा पे लगता है, और एक सामान्य रूप उसका होता है, और ये जो नीचे लगता है इसको री कहा जाता है। तो यहां भी प्लस से पहले री है और बाद में भी री है, अर्थात इसको दीर्घ हो जाएगा, पितृणम बन जाएगा। यहां भी थोड़ा सही नहीं दे रखा है, इसको बनेगा, तापे दो री लगेंगे, पितृणम, ऐसे दो री लग जाएंगे इस पे, ठीक है, दीर्घ होगा। ये भी री यहां पे सही नहीं दे रखा, दो री बन जाएंगे, पितृणम बन जाएगा, ठीक है, दीर्घ होना, बड़ा होना उसको। अब बात करें गुण संधि की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि। गुण तीन प्रकार के ही होते हैं, हमेशा याद रखना कि गुण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन से होते हैं, ए, आई और री को होगा आर गुण, ठीक है, तीन ही गुण होते हैं। अब यहां बात करें, जैसे ये है, अगर उसकी उदाहरण की बात करें
गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। अत से परे असमान स्वर रहे तो उसको गुण आदेश होता है। असमान का मतलब होता है कि समान स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे दीर्घ संधि में कहा कि आ होगा तो आगे भी आ ही होगा, या असमान स्वर भी रहे तभी उसको गुण होगा। जैसे छोटा आ या बड़ा आ से परे अन्य स्वर रहे, जैसे ई हो ऊ हो, तो उसको गुण आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए देखा सूर्य धन इंद्रा। अब हमने इतना तो समझ लिया कि प्लस से आगे और पीछे जो है पूर्व और पर उसको ही संधि होनी है। रा में आ है, आगे ई है, आवर ई को हमेशा ये गुण होता है क्योंकि ये स्वर भी माना गया है संयुक्त स्वर। आवर ई को मिलाकर के ए स्वर बनता है, इसलिए पहचान है इसकी। प्लस से पहले आ हो, छोटा आ या बड़ा, अन्य भी नहीं होने चाहिए कोई स्वर, ई स्वर भी नहीं होने चाहिए, ऊ भी नहीं होना चाहिए, केवल आ स्वर होना चाहिए। वो दीर्घ हो, बड़ा हो, छोटा हो, ठीक है। प्लस से पहले ये चार स्वर होने चाहिए, ये एक ही दो स्वर होने चाहिए, छोटा और बड़ा, और प्लस के बाद दोनों ई और ऊ होना चाहिए, तभी जाकर के संधि बनेगी, गुण संधि होगी। जैसे यहां है सूर्य धन इंद्रा, आवरी को ये गुण होता है, सुरेंद्र इसका रूप बनेगा। उसी प्रकार से देवधन ईसा, देवेशा, और रमाधन इंद्रा, रमेंद्रा, सूर्य धन उदया, सूर्योदय बन जाएगा। आवरू को हमेशा ओ गुण बहुत, यहां पे भी गलत दे रखा है। आवरू को ए नहीं बल्कि ओ गुण हो जाएगा और तभी जाकर के ये सूर्योदय बनेगा। कभी कभी किताब वाले भी गलत दे देते हैं, वो प्रिंटिंग की गलती हो सकती है, ठीक है। आवरू को ओ गुण होगा, लेकिन हम आपको सही राय देंगे। आवरू को ओ गुण, ठीक है, यहां पर ओ गुण हम इसको मानेंगे, सूर्योदय बनेगा। उसी प्रकार से और भी इसके रूप है, नीचे से ही दे रखा है। समुद्रधन उर्मी, छोटा हो बड़ा हो, आवरू को ओ गुण हो जाएगा। यहां पर दे रखा है आवरू को ओ गुण। समुद्रोमी, महाधन ऊ, बड़ा आ भी हो सकता है, छोटा ऊ भी हो सकता है, महोदया इसका बनता है। गंगाधन उर्मी, ठीक है, इसी प्रकार से दे रखा है। अब यहां पर बात करते हैं हम, दो गुण तो हो गए ए और ओ। अब बात करें री, कई बार आ जाता है री गुण। री को आरादेश हमने पहले ही बता दिया था। प्लस से पहले आ हो, बाद में री हो, री से ऋषि, तो उसको अर हो जाएगा। यहां दे रखा है आ हो और री हो, उसको अर होगा। वाह हलंत हो जाएगा, आ से मिलेगा, और रा जो हो ऊपर चला जाएगा, यानी जैसे यहां पर दे रखा है देवशीष का रूप बन जाएगा। री को हमेशा अर गुण होगा। कई बार आता है कि प्रश्न आता है कि गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ए, ओ और अर गुण। अब वृद्धि संधि की बात करें, वृद्धि रेचि इसका सूत्र होता है आदिचि परे वृद्धि संज्ञा स्यात्। अत से परे, अत का मतलब आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अब ए और ए। अब पहचानिए कि ये ए और ए क्या है और ओ क्या है। ये गुण से पहले और ई को मिलकर के ये बना था और ओ को मिलकर के ओ बना था। अब पहले जो गुण था अब वो वृद्धि बन जाएगी, इतना याद रखना। पहले जो गुण था उसको वृद्धि हो जाएगी, उसी के साथ मिलकर के स्वर वर्ण के इस पर विकार को वृद्धि कहा जाता है, वृद्धि संधि कहते हैं। कहने का मतलब, उदाहरण अगर हम देखें, प्लस से पहले आ है और बाद में ए है, आवर ए को ए गुण हो जाएगा, ए वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का अर्थ भी होता है बड़ा, इसको हमने ध्यान रखना है। बड़ा यानी बड़ा रूप। आवर ये है तो ए वृद्धि हो जाएगी, आवर ओ है तो ओ वृद्धि बन जाएगी। वृद्धि हमेशा 2 ही रहेगी। गुण हमने 3 माने थे, ए गुण, ओ गुण और अर गुण। लेकिन वृद्धि क्या होगी? वृद्धि हमेशा 2 ही होगी, अवृद्धि और अवृद्धि। अवृद्धि जो बनेगी आवर ए को मिलाकर बनेगी, और जो बनेगी आवर ओ को मिलाकर बनेगी। इतना ही ध्यान रखना। प्लस से पहले आ हो, छोटा आ या बड़ा आ, इसके अलावा और कोई नहीं।
गुण संधि में भी वही था, प्लस से पहले छोटा आ हो और बड़ा आ हो, आगे ई हो ए गुण बनता है, लेकिन वृद्धि संधि में होगा आगे ए हो या ओ हो, ए होगा तो ए वृद्धि, ओ होगा तो ओ वृद्धि उसको हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण भी दे रखा है, मत धन ए का आगे पूर्व में आ है और बाद में जो है ए है, ये है, एक और ए बन जाएगा मत ए का। सदा धन एवं सदैव, शिवाधन ऐश्वर्यम शिवेश्वर्यम, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, परम धन औषधा परमौषधा। ठीक है, तो आसान बात है, केवल समझने की दिक्कत है। अब बात करें यण संधि, बहुत इंपॉर्टेंट यण संधि, बहुत बार पूछा जाता है और सामान्य से भाषा में भी सरल विधि है ये। इको यणची इसका सूत्र होता है, संस्कृत में कभी सुना होगा, इको यणची। इक के स्थान पे यण आदेश होता है और कई बार पेपर में इक प्रत्याहार भी पूछा जाता है। इक का मतलब है ई उ री री, ई उ री री, इक को यणादेश होगा ई उ री री। ठीक है, तो अब यण क्या है? यण वही है जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी या व र ल। ठीक है, सामान्य भाषा में समझाने की बात करें तो अगर प्लस से पहले ई उ री ली ये वर्ण आते हैं तो समझो वो यण संधि है। और यण संधि को क्या होता है? इक को यणादेश हो जाएगा। जैसे यहां पर प्लस से पहले ई है, बाद में आ है, अच्छा आ गया, अस तो आएगा क्योंकि स्वर संधि है। प्लस से पहले ई हो और बाद में आ हो तो उसको या हो जाएगा। ई को या, उ को वा, री को रा और ली को ला। इन पांचों वर्णों को, पांचों इक प्रत्याहार को, पांचों अंतस्थ व्यंजन यानी या व रा ला हो जाएगा। तो यहां पर या को, ई को या हो जाएगा, दा हले या से मिल जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। यद्यपि भी इसको नहीं बोलना, यद्यपि दा पे या जुड़ा हुआ है इसलिए इसको यद्यपि। ई से परे आ हो उसको या वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस से पहले ई आएगा और कहीं नहीं आएगा, ई आएगा तभी वो यण संधि है। प्लस से पहले ई आएगा, आगे आ होगा उसको या हो जाएगा, यहां पर भी इत्यादि बन जाएगा। उसी प्रकार से अतिधनोत्तम अत्युत्तम बनेगा, निधन ऊना न्यूना बनेगा, नदीनार्पणम नद्यर्पणम बनेगा, देवीनागमन देवागमन बनेगा। अब यहाँ पे प्लस से पहले ऊ आ गया, आगे आ है तो ऊ को वा आदेश हो जाएगा। आदेश का मतलब होता है एक चीज को हटाना दूसरे को रखना, यानी ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा। अब जब वा हो गया तो ना हलंत हो जाएगा और ये इससे मिल जाएगा और मनंतरम बन जाएगा, सुधनागतम स्वागतम बन जाएगा। ठीक है, यण संधि की क्या सरल परिभाषा है कि प्लस से पहले ई हो, उ हो, री हो और लिरी हो, ये चार वर्ण हो तो उसको यणादेश होगा। अब री की बात हम करें तो पितृधन अनुमति, तो री को क्या कहा? उसने कहा कि री को जो है वो रा हो जाएगा। तो ता हलंत हो गया और आगे रा हो गया, यानी ता हलंत वर्ण है, आगे रा है। तो ता और रा को मिलाकर के संयुक्त व्यंजन भी है, इसको त्रा बन जाता है। तो पित्रानुमति बन जाएगा। उसी प्रकार से मातृधनानंदम मात्रानंद बन जाएगा। ठीक है, और ये लिरी का भी दे रखा था क्योंकि इक जो है चार वर्ण होते हैं। लिरी को ला बन जाता है और लाकृति लिरी धन आकृति कई बार आता है, ये भी उसी का उदाहरण है। लिरी धन आकृति, तो लिरी को ला हो जाता है और ये ला हले आ से और रूप बनता है लाकृति। लाकृति का अर्थ है सुंदर आकृति वाला। ठीक है, अब बात करें अयादि संधि की। एचो यवा यावा इसका सूत्र होता है एच से परे। अब एच कई बार
मैंने कहा ये प्रत्यार भी याद रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्यार भी याद रखने की। एच का मतलब हो गया ए आई ओ, ओ आओ। ये 5 वर्ण जो है ये एच माने जाते हैं। ए आई ओ आओ, हमेशा याद रखना। कई बार आता है कि एच प्रत्यार कौन से, ए आई ओ आओ। संयुक्त स्वर जो है वो ये एच है। एच के स्थान पे आया, आय, आओ, आव आदेश हो जाता है। कहने का मतलब है अगर प्लस से पहले ए है तो उसको आय हो जाएगा, और प्लस के बाद ए है उसको आय हो जाएगा, और प्लस से पहले ओ हो उसको अब होगा, और प्लस के बाद ओ है तो उसको आओ आदेश हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। ये देखो प्लस से पहले जो है ये आ रखा है नाम ए, तो इसको ए आए तो आय हो जाएगा, ए आए तो आय होगा, ओ आए तो औ होगा, ओ आए तो आओ होगा। ठीक है, सरल से भाषा में, केवल समझने की दिक्कत है। प्लस से पहले यही आएंगे ए आई ओ आओ, ये आए तो समझो यण संधि है, वो अयादि संधि। एच या वाई या वह, एच से परे अच रहे उसको आय अब आय आव आदेश हो जाता है। नेधन अन नयन बन जाएगा, नयधन का नायका बनेगा, पोधन आना पवन बनेगा, पौधन आना पावन बनेगा। ठीक है, तो सरल सूत्र में इसका जो सूत्र है ये इसका फॉर्मूला है। हिंदी में भी फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होगा, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये थी स्वर संधि। व्यंजन संधि भी हम आज ही जानने का प्रयास करेंगे। अब व्यंजन संधि जो है थोड़ा टफ मानी जाती, लेकिन समझना है इसको, केवल समझने की दिक्कत है, टफ नहीं है, समझने की दिक्कत है। व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं, संस्कृत में भेद होते हैं, ष्टुत संधि, स्तुत संधि, जत्स्व संधि, छत्व संधि। तो इसको हम समझें। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या थी कि स्वर वर्णों के ही मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी प्लस से पहले भी स्वर होना चाहिए, प्लस के बाद भी स्वर होना चाहिए, अन्यथा वो स्वर संधि नहीं कहलाएगी। लेकिन व्यंजन संधि कहते हैं कि व्यंजन वर्ण से परे स्वर हो अथवा व्यंजन वर्ण हो तो उससे जो उत्पन्न विकार होता है उसे संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन यानी कछट तपा, इनको मिलाकर के, और यार अलावा और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो कछट तपा की बात करें तो ये सरल से अक्षर में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और ये स्वर्श व्यंजन में माने जाते 25 अंतस व्यंजन, कुल मिलाकर के 33 व्यंजनों से व्यंजन संधि बनेगी। सबसे पहले एक नियम की बात करें, यदि काचा टापा, काचा टापा का मतलब है का से कवर्ग, चा से चवर्ग, कवर्ग का मतलब का खा गा गा गा, पूरे अक्षर, पांचों अक्षर, चवर्ग के भी पांचों, टवर्ग के भी पांचों, तवर्ग के भी पांचों और पवर्ग के भी पांचों के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आता है तो या रा ला वा तथा कोई स्वर आए तो उसे कचट तपा के स्थान पर ही इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। कुल मिलाकर के प्लस से पहले पांचों स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन जो है इनमें से, यानी का आए, चा आए, ता आए, ता आए, और आगे जो है यानी प्लस के बाद जो है वो उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, या आरालाव आता है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। जैसे दिग्धंजा। अब ये कवरगार का इतना पता चल गया, व्यंजन संधि है क्योंकि हलंत दिख रहा है। आगे गा है, यानी गा जो है कवर्ग का ही उसी वर्ग का होना चाहिए, कवर्ग का जो है तीसरा अक्षर है।
तो इस का को जो है, ये जो आखिरी व्यंजन है, इसके स्थान पर भी उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बनेगा, यानी गा बन जाएगा, यानी का को भी गा हो जाएगा और तब रूप बनेगा दिग्गज। उसी प्रकार से सत धन वाणी, और नियम क्या बताया था कि उसी वर्ग का या तो तीसरा अक्षर हो या अलावा हो, तो उसे कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, यानी ता को दा हो जाएगा और तब रूप बनेगा सद्वाणी। उसी प्रकार से दिग्गनांता दिगंता। सामान्य से बात है, ज्यादा हेरफेर वाली बात नहीं है। दूसरे नियम की बात करें तो यदि कवर्ग चवर्ग टवर्ग के बाद ना या मां के मेल से कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग अपने में पंचम वर्ण रूपांतरित हो जाता है, पांचवा अक्षर बन जाता है। जैसे यहां वाक तन्मय, और पांचवा अक्षर उसी का अक्षर क्या होगा, का खा गा घ, गा उसका पांचवा अक्षर है, तो कवर्ग का आखिरी अक्षर है उसी अक्षर का, उसी व्यंजन, इसी वर्ण का कवर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, यानी का को गा हो जाएगा, वांगमय बन जाएगा। उसी प्रकार से उत्तधन नति, और तवर्ग का आखिरी अक्षर है ना, इस ता को ना बन जाएगा, उन्नति बन जाएगा। जगत धन नाथा, इस तवर्ग को ना हो जाएगा और जगन्नाथा बन जाएगा। तीसरे वर्ण नियम की बात करें तो ता या टा के बाद यदि चा या फा हो तो, या ता के बदले चा जा झा हो तो, जा टा या ठा हो, या टा डा ढा हो तो डा तथा लाख हो तो ला हो जाता है। कुल मिलाकर के ता को चा हो जाएगा। और जैसे यहां देखो उत्तधन चारण, आगे चवर्ग होना चाहिए, चा छा जा जा, चा जा डा ला, ये वर्ण होने चाहिए, तो उसके स्थान पर चा ही होगा, वही अक्षर उसको बन जाएगा। उच्चारण यानी प्लस के बाद जो है वर्ण है वही वर्ण उसको बनेगा। ता को भी आगे जा है तो दूसरा जा हो जाएगा, यहां ता को डा बन जाएगा, उड्डयन बन जाएगा, उत्तधन लास उल्लास बन जाएगा। ठीक है। अगर चौथे नियम की बात करें, मां के बाद यदि कोई ईश्वर से व्यंजन वर्ण आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब जो स्वर वर्ण में आता है। अब बात करें स्वर वर्ण में अंग और आह जो आता है तो उसको अनुस्वार हो जाता है। मां के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो उसको मां को अनुस्वार हो जाएगा, यानी बिंदु, ये बिंदु उसके ऊपर लग जाएगा। अहम धनकारा, मां को अनुस्वार हो जाएगा अहंकारा। समधनगम संगम, किंदंसित किंचित। ठीक है। अगर इसकी पांचवें नियम की बात करें तो टवर्ग या चवर्ग के योग से चवर्ग तथा तवर्ग के सकार के योग से टवर्ग हो जाता है। जैसे तवर्ग है महतदन छत्र, तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा, ता को छा हो जाएगा महच्छत्र। उसे दृश्य दंता दृष्टा। ठीक है। छठे नियम की बात करें तो छठा नियम है किसी भी वर्ग के अनुमानित वर्ण को छोड़कर के शेष वर्णों के साथ हा का मेल होता है तो उस वर्ग का चतुर्वर्ण बन जाता है। उत्तधन हत उद्धत। चौथा वर्ण बन जाएगा ता था दा धा, ता को धा बन जाएगा। ठीक है। तो ये त्रिव्यंजन संधि। अब बात करें तीसरी संधि, संधि का जो भेद था तीसरा, विसर्ग, यानी प्लस से पहले विसर्ग होने चाहिए, किसी भी शब्द पे विसर्ग लगे होने चाहिए, वो विसर्ग संधि कहलाती है। यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए, आगे स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो तो समझो वो स्वर विसर्ग संधि ही है। इसमें भी नियम है और संस्कृत में इसकी नियम
अगर हम जानेंगे तो वो ज्यादा सरल रहेगा, क्योंकि विसर्ग को जो है वो तीन ही चीजें होती हैं। ये विसर्ग है, माने ये विसर्ग है। विसर्ग को एक तो सा होता है, विसर्ग को ओ होता है, विसर्ग को रा होता है। ये तीन ही इसके भेद होते हैं और इन तीन चीजों को हमें याद रखना है। और ये सा तीनों प्रकार के सा होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नियम की बात करें, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सा षटकोण वाला सरगम वाला सा बन जाएगा। टा ठा हो तो षटकोण वाला सा बन जाएगा और ता था हो तो दंती सा हो जाएगा। ठीक है, नियम क्या है, अगर चा छा हो कब, विसर्ग के बाद, प्लस से पहले तो विसर्ग ही रहेंगे, प्लस से पहले विसर्ग होंगे और प्लस के बाद ता या छा हो तो उसको षटकोण वाला सा बन जाएगा, सरगम वाला सा बन जाएगा। और विसर्ग के बाद ता और ठा हो तो उसको षटकोण वाला सा बन जाएगा और विसर्ग के बाद ता और था हो तो उसको दंती सा बन जाएगा। इतना ही नियम है, पहला नियम। जैसे ये विसर्ग दे रखा है नी धन चया, अब हमने जाना है कि विसर्ग के बाद चा है, यानी चा को जो है सरगम वाला सा बन जाएगा, निश्चय उसका रूप बन जाएगा। और उसी प्रकार से धनुधन टंकार, तो हमने देख लिया कि विसर्ग के बाद जो है ता वर्ण है अर्थात इसको षटकोण वाला बन जाएगा तो धनुष्टकार बन जाएगा। और विसर्ग के बाद ता वर्ण है तो इसको सा बन जाएगा, निस्तार बन जाएगा। ठीक है, सरल से आप संधि केवल समझने की आवश्यकता है। अब बात करें दूसरे नियम की, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो, विसर्ग के बाद का खा फा पाभा वर्ण हो, का खा और पाभा यानी कवर्ग और पवर्ग हो तो विसर्ग को षटकोण वाला सा बन जाता है। जैसे विसर्ग से पहले नी कपट लिखा हुआ है तो विसर्ग पे प्लस से पहले विसर्ग है, आगे का है तो इसको षटकोण वाला सा बन जाए, निष्कपट बन जाएगा और निष्फल इसमें भी बन जाएगा और उसी प्रकार से निष्पाप इसमें हो जाएगा। अगर बात करें तीसरे नियम की, यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा उससे जुड़ने वाला वर्ण का और खा हो, पा और फा हो तो कुछ भी हो तो विसर्ग यथावत रहता है। क्या कहा, विसर्ग से पहले आ हो और उससे जुड़ने वाले वर्ण का खा हो, पा फा हो तो विसर्ग यथावत रहता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रातः धन काल, तो इसमें का वर्ण बाद में आ गया अर्थात प्रातः काल ही बनेगा। पय धन पान, पय पान ही बनेगा। ठीक है, अब बात करें आगे नियम की, विसर्ग के पहले आ हो तथा उससे जुड़ने वाले शब्द का पहला वर्ण से भी आ हो, विसर्ग को ओ बन जाता है। जो हमने पहले कहा था कि तीन चीजें याद रखना कि विसर्ग को हमेशा सा होता है, विसर्ग को ओ होता है और विसर्ग को रा हो जाता है। जैसे प्रथमाधन अध्याय, तो इस विसर्ग को ओ हो जाएगा, विसर्ग को कहा उसने, यानी विसर्ग हट जाएगा, फिर उसके स्थान पर ओ आ जाएगा या रा आ जाएगा सा। विसर्ग को ओ हो जाएगा और प्रथमोध्याय बन जाएगा। यश धनावलासी, इस विसर्ग को या ओ हो जाएगा और यशो विलासी आ जाएगा। बात करें आखिरी आगे नियम की, यदि विसर्ग के पहले आ हो और उससे जुड़ने वाला वर्ण का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या रा ला हुआ हा हो रहे तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। ठीक है, आगे रा और धा होना चाहिए तब जाकर के उसको ओ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मनधन रथा मनोरथा, ठीक है, और यश धन धरा यशोधरा और यश धन दा यशोदा, सामान्य से है। अब बात करें आखिरी नियम की, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग यह छोटा या बड़ा हो और को छोड़ करके दूसरा स्वर आए, यानी विसर्ग से पहले दोनों आ को छोड़ करके दूसरा स्वर आए अथवा जुड़ने वाले वर्ण के साथ अपने वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रा ला हुआ हो तो विसर्ग को
रा हो जाता है। जैसे निधन उपाय, आ दोनों आ नहीं आने चाहिए, यहां पे आ गया निधन, इसको रा बन जाएगा विसर्ग को, और रा है उ से निरुपाय बन जाएगा, विसर्ग को आत्मा दुरात्मा बन जाएगा, और विसर्ग को वो रा बन जाएगा। तो ये थे तीनों संधियों को विश्लेषण हमने यहां पर किया। उसमें स्वर संधि ही विशेषकर पूछी जाती है, अर्थात आपको स्वर संधि के भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण संधि, अयादि संधि आपको याद रखनी है। इसके तुरंत बाद हम महत्वपूर्ण जो है वो कुछ इसके उदाहरण देके आएंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बार बार कुछ चीजें ऐसी होती है हिंदी में जो परीक्षा का चयन करने वाला जो होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, वो उनको बार बार लेते हैं। इसलिए उन उदाहरणों को हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। इसके तुरंत बाद जो वीडियो आएगी उसमें महत्वपूर्ण संधि विच्छेद हम बताएंगे जो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होगा। और उसके बाद हम संधि से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये थे संपूर्ण संधि का अवलोकन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।